गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th का बैच है। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवीजन बैच। क्या स्टार्ट करेंगे? रिवीजन बैच। और बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ध्यान सुनिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे जो आपके सिलेबस का पार्ट है। वो बात है कि यह है कि रिवीजन बैच में हम एक्स्ट्रा जो टॉपिक पढ़ाए थे मेन बैच में उनको नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन सिलेबस का एक भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिजिक्स में, कुछ भी नहीं, आपको फिजिक्स की स्पेलिंग भी नहीं आती है, तो यहां से आप कवर कर सकते हो। ये लास्ट मौका है, अगला मौका आएगा मार्च में, नया बैच। ठीक है, पिछली बार चालू हुआ था 16 मार्च को, 16 मार्च को चालू किया था ना हमने। इस बार थोड़ा जल्दी चालू करेंगे। ठीक, हाँ, नहीं 11 फरवरी को तुम्हारा फेयरवेल होगा। क्यों? तो 11 से आगे कर लेंगे, 18 कर लेंगे। संडे कर लेना पड़ा, संडे लेना पड़ेगा। सुने, तो सबसे जरूरी चीज 91 डेज। ठीक है, 91 डेज बचे हैं आपके पेपर के। 91, एक दो दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाए वो आपकी किस्मत है। 91 डेज। कुछ सुनाई पड़ा बेटा? ठीक। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आज से पढ़ना स्टार्ट कर दें तो भी आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। बहुत ट्रेमेंडस प्रिपरेशन हो जाएगी बोर्ड्स एग्जाम की। ठीक है, क्योंकि हम साथ में 15 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो लेके चलेंगे। ठीक है, बुक निकालो। कोई लाया अरिहंत चैप्टर वाइज? नहीं खरीदा है तो आज ही खरीद लेना। ठीक है, एक भी दिन का पेंडिंग वर्क हुआ, जो बच्चे घर पे पढ़ने देखें, ये है, इसको लेना है आपको। और लास्ट ईयर के नहीं लोगे, इसी साल की लोगे लेटेस्ट, जिसमें 2023 तक के पेपर हों। ठीक है, अरिहंत चैप्टर वाइज, अरिहंत चैप्टर वाइज। ठीक है, एक ही बुक इसलिए दिला रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे पब्लिकेशन आती हैं। एक तो इसमें मिस्टेक्स कम है, दूसरा एक ही बुक होगी तो एक ही पेज नंबर ढूंढने में आसानी। जब हम कहेंगे पेज नंबर 21 तो सब में मिल जाएगा। नहीं तो अलग अलग बुक में क्या होगा, अलग अलग, या ईयर आगे पीछे हो गए तो भी पेज अलग अलग हो जाएगा। समझ गए? तो सुने बेटा, एक भी दिन का काम आपने पेंडिंग में डाला। आज हम देखेंगे कुलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म तक। ठीक है, बर्रा में भी वहीं तक पढ़ाया है, इसके पहले वाले बैच में वहीं तक, यहां भी वहीं तक पढ़ाएंगे कुलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। तो आपका आज का होमवर्क क्या है? बहुत गौर अच्छी तरह से आ जाओ। आज का आपका होमवर्क क्या है? ठीक, कि घर जाकर के आप ये जो कुलाम्स लॉ यानी जो चैप्टर 1 है, ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन जो कुलाम्स लॉ से रिलेटेड हैं, चार्ज से रिलेटेड हैं, वो सारे क्वेश्चन चाहे 1 मार्क्स के हों, 2 मार्क्स के हों, 3 मार्क्स के हों, लॉन्ग क्वेश्चन सारे ट्राई करने हैं। ठीक है, थ्योरी वाले जो हैं वो अगर पढ़ने से आ रहे हैं तो ठीक, थोड़ा सा जो ट्विस्ट किया क्वेश्चन उनको लिखोगे, न्यूमेरिकल सारे लगाओगे, न्यूमेरिकल सारे लगाओगे। अगर आज का काम तुमने आज नहीं किया तो सीधे मार्च में मौका मिलेगा, सीधे मार्च में, क्योंकि 2 दिन का काम इतना पेंडिंग में हो जाएगा कि आप कर ही नहीं पाओगे। बेटा हमने क्या कहा, यह शीट क्वेश्चन है, आज का काम आज। ठीक है, आज हम कुलाम्स लॉ वेक्टर फॉर्म तक पढ़ा देंगे, आज ही जाकर। तुमने खरीदा बेटा ये? कल खरीदोगे? आज खरीदोगे। आईएससी बोर्ड वाले आईएससी बोर्ड का खरीदेंगे, सीबीएसई वाले सीबीएसई खरीदेंगे। ठीक है, अरिहंत चैप्टर वाइज, अरिहंत चैप्टर वाइज। ठीक है, समझ गए ना? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। ये लोग तो आज से 91 डेज के बाद आपका पेपर है। एक दो दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाए तो अलग मैटर है। ठीक है, 90, कल हमने 92 लिखा था, आज 91 लिखा है। कल जब आओगे तो क्या लिखेंगे? 90। काउंट डाउन बना लो, अगर नहीं बनाया है तो, ताकि आपकी कंटिन्यूटी सिंसियरिटी बनी रहे। ठीक है, रिवीजन बैच। ठीक, थोड़ा नीचे से। यूनिट 1
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। जब हमने मेन बैच में पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था, 4 चैप्टर्स में। याद आया? पहला इलेक्ट्रिक फील्ड था, दूसरा गॉस थ्योरम था, तीसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, चौथा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस था। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 2 चैप्टर में है, ठीक है। इसके 2 चैप्टर, अगली जो यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें 1 चैप्टर है। हमने उसको 2 चैप्टर में डिवाइड किया था, ठीक है। ये 3 चैप्टर से 16 मार्क्स आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। कितने मार्क्स आएंगे? 16, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1 है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, ये पहला चैप्टर है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉस थ्योरम, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स, ठीक है। यानी जो हम लोगों ने चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ा था मेन बैच में, वो ये चैप्टर 1 में करना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। आज होगा इसका लेक्चर 1, बिल्कुल जीरो लेवल से, सिलेबस की बिल्कुल स्टार्टिंग से। इसके पहले केवल फिजिक्स की स्पेलिंग है, कहो तो वो भी लिख दें, आती? ठीक। चार्ज, तो पहली डेफिनेशन है चार्ज, ठीक है। अलग नहीं, ये पढ़ना नहीं है, अलग कॉपी बनानी है, अलग रिवीजन बैच की कॉपी बनानी है। जो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं उसको एज इट इज साथ में लिखते चलना है, ठीक है। जो अरिहंत के क्वेश्चन करोगे वो भी उसी कॉपी में करोगे। अब भी नहीं समझे? न्यूमेरिकल सारे करने हैं, थ्योरी का जो थोड़ा डिफरेंट लगे आपको या जिसमें ट्विस्ट किया जाए लैंग्वेज या अंडरस्टैंडिंग टाइप का है वो करेंगे, ठीक है। हाँ, अलग कॉपी और मोटी बनानी पड़ेगी क्योंकि सारे क्वेश्चन करोगे ना उसमें अनसॉल्व के प्रीवियस क्या। तो आज नहीं लाया तो आज कहीं और नोट कर लो, ऐसा हाथ बांध के थोड़ी बैठना है। नहीं निकालो, रफ अप होगी, पेज और पेन वगैरह दें। वो पिछले बैच वाले सारे बच्चे नई नई कॉपी लेके आए थे, क्या किया तुम लोगों ने? कुछ प्रिपरेशन नहीं। हमने कहा था लिखाएंगे नहीं, लेकिन तुम्हें तो लिखना है। जो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं वो पूरा लिखना पड़ेगा, एज इट इज साथ में लिखना पड़ेगा और इसी में क्वेश्चन करोगे, समझ गए? इसी में क्या करोगे? क्वेश्चन। बेटा इसको 1-2 पेज दे दो। अच्छा, पेन दें? पेन, अच्छा। अब कॉपी जाके बना, मोटी कॉपी बनाना थोड़ी, क्योंकि सारे क्वेश्चन उसी में करने हैं अनसॉल्व के। तुम बेटा क्या कर रहे हो? ये पिछले जो मेन बैच, अच्छा ठीक, साथ में नोट करते चलो। दोबारा पूरा दोबारा पढ़ाएंगे हम, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा तेज पढ़ाएंगे और एक्स्ट्रा टॉपिक जो हैं उनको नहीं लेंगे। चार्ज, जैसे ये न्यूट्रल बॉडी है, क्या है ये? न्यूट्रल बॉडी। ध्यान सुनना, इससे अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और इसको बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दें तो कैसा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव। क्या मतलब हो गया? डेफिशिएंसी और एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी, डेफिशिएंसी और एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक चार्ज इन दैट बॉडी। समझ गए? जब किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो जाती है मतलब एक्सेस, डेफिशिएंसी हो जाती है मतलब शॉर्टेज, तो उस बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। समझ गए? न्यूट्रल बॉडी है, इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो भी चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, दे दो तो भी चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। निकाल लोगे तो पॉजिटिव चार्ज। बेटा पूरा सिलेबस हो जाएगा पूरा कंप्लीट, 2 साल के सारे पाप धुल जाएंगे अगर 91 डेज तक तुमने थोड़ी सिंसियरिटी दिखा दी। 2 साल के सारे पाप, समझ गए? तो न्यूट्रल बॉडी है, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो भी चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, दे दें तो भी प्रोड्यूस है, निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज, देंगे तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन क्या हो गई? द एफिशिएंसी, साथ में नोट करते चलें, बिल्कुल साथ में, ठीक है। द एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स on a body
is called electric charge produced in that body. The efficiency or deficiency of electrons on a body is called electric charge produced in that body. ये पहली डेफिनेशन हो गई, ठीक। दूसरी डेफिनेशन क्या है? चार्ज on a body is that intrinsic property due to which the body attracts or repels another charged body. ठीक है, तो ये चार्ज की दो डेफिनेशन हो गई। The efficiency or deficiency of electrons on a body is called electric charge produced in that body, ठीक है। या फिर charge on a body is that intrinsic property due to which the body attracts or repels another charged body। यानी चार्ज किसी बॉडी की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक का मतलब इंटरनल, जिसके कारण वो बॉडी किसी दूसरी चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट या रेपल करती है। समझ गए? किसी बॉडी पे अगर चार्ज होगा तभी वो दूसरी चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट या रेपल करेगी। यानी चार्ज ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो बॉडी किसी दूसरी चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट या रेपल करती है, ठीक है। आप जानते हैं अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हो गए यानी एफिशिएंसी हो गई, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या प्रोड्यूस होगा? पॉजिटिव चार्ज। और शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शॉर्टेज का मतलब डेफिशिएंसी, एक्सेस का मतलब एफिशिएंसी। शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस है, उल्टा हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज। समझ गए? इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस होंगे किसी बॉडी पे तो उस पर निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, शॉर्टेज होंगे तो पॉजिटिव चार्ज। यहां तक पहुंचे? साथ में नोट करते चलें, बिल्कुल साथ में, ठीक है। अब जैसे कोई न्यूट्रल बॉडी है, पूरा इंटायर सिलेबस कवर करेंगे, इंटायर सिलेबस, ठीक है। कोई न्यूट्रल बॉडी है, अगर हम इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस पे कितना चार्ज आएगा? प्लस ई, शॉर्टेज हो जाएगी ना। 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे प्लस 2e, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे प्लस 3, 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे प्लस 4e, n इलेक्ट्रॉन निकालेंगे प्लस ne, n इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो माइनस ne, ठीक है। नोट कर लिया ना सबने? देखिए, if n electrons are efficient or deficient on a body, then electric charge produced in that body। अगर n इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पे एफिशिएंट है या डेफिशिएंट है तो कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा? Q इक्वल टू Ne। अब अगर शॉर्टेज है तो प्लस Ne, एक्सेस है तो माइनस Ne। E क्या है? फंडामेंटल चार्ज, इलेक्ट्रॉन नहीं है ये,
ये क्या है? फंडामेंटल चार्ज। कितनी वैल्यू होती है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और ये मिनिमम पॉसिबल चार्ज है। क्या है ये? मिनिमम पॉसिबल चार्ज, यानी इससे कम चार्ज होता ही नहीं है। समझ गए? इससे कम चार्ज होता ही नहीं है। क्लियर? अगर -E लिखा है तो कहेंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और +E लिखा है तो चार्ज ऑन प्रोटॉन। अगर केवल E लिखा है तो फंडामेंटल चार्ज। क्लियर? ध्यान रखना, चार्ज की स्टार्टिंग यहाँ से होती है, इससे कम चार्ज होता ही नहीं है। हाँ, जो क्वार्क होते हैं, कभी बच्चों ने सुना होगा नाम क्वार्क, वो इमेजिनरी पार्टिकल्स हैं, अभी तक उनको डिस्कवर नहीं किया गया है। हाँ, वो डिस्कवर हो गए तो फिर ये मिनिमम नहीं रहेगा, फिर इसके भी टुकड़े हो जाएंगे। समझ गए? लेकिन वो अभी तक केवल थ्योरी के फॉर्म में है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस उसका अभी तक नहीं मिला है, यानी वो पार्टिकल्स अभी तक डिस्कवर नहीं हुए। वो इलेक्ट्रॉन से भी छोटे हैं। समझ गए? वो इमेजिनरी हैं। यहां तक कोई दिक्कत? यूनिट क्या होती चार्ज की? यूनिट ऑफ चार्ज। ये बैच 45-50 मिनट्स का रहेगा, लेकिन आपको नॉन स्टॉप पढ़ना तेजी से। ठीक है? इन एमकेएस में चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। सीजीएस में, एमकेएस सीजीएस जानते हो ना, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। इसमें कितनी होती है? स्टेट कूलाम, या फिर ईएसयू। ईएसयू क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और या फिर फ्रैंकलिन। तीनों में से कोई भी कह सकते हो, तीनों एक ही है। तो एमकेएस में तो कूलाम होता है, लेकिन सीजीएस में होता है स्टेट कूलाम, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और फ्रैंकलिन। 1 कूलाम की वैल्यू होती है 3 × 10⁹ ESU। अब ESU कह दो, फ्रैंकलिन कह दो, स्टेट कूलाम कह दो, बात एक ही है। समझ गए? ये एमकेएस में और ये सीजीएस में। तो 1 कूलाम कितना होता है? 3 × 10⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। या इससे 1 ESU निकालें तो 1/3 × 10⁹, यानी 3.33 × 10⁻⁻10 कूलाम। डायमेंशनल फार्मूला देखें अगर कुल चार्ज का, AT, क्योंकि Q = IT होता है। सुनिए, कूलाम फंडामेंटल यूनिट नहीं है, एम्पियर फंडामेंटल यूनिट है। यानी कूलाम से एम्पियर नहीं बना है, एम्पियर से कूलाम बना है। समझ गए? नोट करें जल्दी से। इसके बाद हम देखेंगे, कोई भी स्टेप ना समझ में आए तुरंत पूछें। बस आज का काम आज ही करेंगे, आज ही जा करके अरिहंत के सारे क्वेश्चन लगाएंगे जो कि चार्ज से रिलेटेड है या फिर कूलाम्स लॉ से रिलेटेड है। ठीक है? आज का काम डेली आपको कम से कम 2-2.5 घंटे देना पड़ेगा फिजिक्स में, 90 डेज तक, तभी आपका काम हो पाएगा। ठीक है? नहीं दोगे तुम? क्वांटाइजेशन और एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन और एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन और एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज। ई क्या है?
फंडामेंटल चार्ज अभी हमने बताया, मतलब मिनिमम पॉसिबल चार्ज वैल्यू आपको पता है 1.6 10⁻⁻19 है। क्या ये मिनिमम पॉसिबल चार्ज, यानी इससे कम चार्ज होता ही नहीं है। क्लियर? अगर कोई पूछे क्या किसी बॉडी पे E/2 चार्ज हो सकता है? नहीं, अरे इससे कम होते ही नहीं है। अरे यानी E के टुकड़े नहीं हो सकते, E के टुकड़े। बट अब लगातार आना, समझ गए? बीमार हो तो भी हम तो कहते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आओ जो ज़्यादा बीमार पड़े। क्या? किसकी? चाचा की? तो एक दिन बारात जिस दिन हो उस दिन आना बस। एक हफ्ते छुट्टी लोगे? अरे ठीक, घर पे जब शादी के माहौल यहाँ आ जाओगे तो फिर पढ़ लोगे, घर पे वीडियो को देखने देगा शादियों में। E/2 E/3 समझ गए? 0.4E 2.5E 1.7E ये कोई भी चार्ज पॉसिबल नहीं है। अब आप कह सकते हो ये क्यों नहीं पॉसिबल है, ये तो E से ज़्यादा है। भाई E से कम वाले चलो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मिनिमम होता है, ये वाले क्यों नहीं पॉसिबल हैं? क्योंकि ये तो E से क्या है, ज़्यादा है। क्यों नहीं पॉसिबल, समझ आया? क्योंकि जब आप कहते हो 2.5E तो इसका मतलब 2E होता है प्लस 0.5, ये तो मिल जाएगा, ये कहाँ से लाओगे? नहीं समझे? ये तो मिल जाएगा, इसको कहाँ से लाओगे? इसका मतलब समझे हम क्या कह रहे हैं? कुछ समझ आ रहा है? किसी बॉडी पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू ना तो E से कम हो सकती है ना E के फ्रैक्शनल फॉर्म में हो सकती है। यानी कितना चार्ज हो सकता है किसी बॉडी पे? E 2E 3E 4E 5E 10 करोड़ E 15 करोड़ E 14 अरब E। नहीं समझे? लेकिन डेसिमल फ्रैक्शन या उसके फॉर्म में। हाँ, कोई कहे किसी बॉडी पे चार्ज है 2.5 E या 2.5 इंटू 10⁻³ तो ये हो सकता है, हो जाएगा। 10⁻³ हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2500E। नहीं समझे? ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। समझ गए? यानी क्या कंक्लूजन निकला? द चार्ज ऑन अ बॉडी can't be less than E or in the fractional form of E. Fractional form of E का मतलब फंडामेंटल चार्ज, ठीक है? That is the charge on a body can be only in the multiple integer form. This property of charge is called quantization और एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज। अभी नहीं समझे क्या लिखा है? कुछ समझ आया? द चार्ज ऑन अ बॉडी कांट बी लेस देन E और इन द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ E, ना तो E से कम हो सकता है नहीं। समझ गए? अभी नहीं समझे? दैट इज द चार्ज ऑन अ बॉडी कैन बी ओनली इन द मल्टीपल इंटीजर फॉर्म ऑफ E। मल्टीपल इंटीजर फॉर्म ऑफ E। E का मतलब फंडामेंटल चार्ज, ठीक है? नहीं समझे? दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन और एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज। नोट करें जल्दी। अब हम देखेंगे कूलॉम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म।
न तो ई से कम हो सकता है, न ई के फ्रैक्शनल फॉर्म में हो सकता है। किस फॉर्म में हो सकता है? कैन बी ओनली इन द मल्टीपल इंटीजर फॉर्म ऑफ ई। मतलब समझे? यानी क्या वैल्यू हो सकती है चार्ज की? ई, 2e, 3e, 4e, एनी, केवल ये हो सकता है। लिखो इसको, आलस मत करो बेटा, या तो साथ में 91 डेज मेहनत करो कस के, या फिर मार्च। और जिनको आंसर नहीं लेना, टेंशन नहीं लें, कई बच्चों का खाली हो जाएगा मार्च में। समझ गए? ये हो गया पूरा। इरेज करें। कूलॉम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। इन स्केलर फॉर्म। और ध्यान रखेंगे, एक भी क्वेश्चन हम अपनी तरफ से नहीं बताएंगे, आप ट्राई करके आओगे, जो नहीं आएगा वो पूछोगे। समझ गए? इसलिए डेली का काम डेली, हम अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं बताएंगे, ट्राई करके आओगे, जो नहीं आएगा वो पूछोगे। बेटा आज ही ले लेना तुम, समझ गए? इसमें लपाई मत करो, ठीक है? और वो काउंटडाउन जरूर बना लें, 91 डेज, इसको ध्यान रखो। कूलॉम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। देखिए, आप जानते हैं अगर दो चार्ज हैं सेम नेचर के तो कौन सा फोर्स लगता है? रिपल्सन। चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों निगेटिव। दो चार्ज अगर सेम नेचर के हैं तो कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन। लेकिन अगर अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्शन। अब इस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, ये फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसे सबसे पहले किसने बताया था? कूलॉम ने, इसलिए इसको कूलॉम्स लॉ कहते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल्स में हम लोग स्केलर फॉर्म ही यूज़ करते हैं। स्केलर फॉर्म से हमें फोर्स, बेटा देखते रहो, स्केलर फॉर्म से हमें केवल फोर्स का मैग्नीट्यूड पता चलता है, डायरेक्शन नहीं पता चलती। डायरेक्शन हम अलग से इंडिकेट करते हैं। सेम नेचर है तो रिपल्सन फोर्स, अपोजिट नेचर है तो अट्रैक्शन फोर्स। स्केलर फॉर्म से हमें केवल मैग्नीट्यूड पता चलता है। जो वेक्टर फॉर्म है उसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी पता चलेगा और साथ में डायरेक्शन भी। बात समझ आ गई? ठीक। हम लोग न्यूमेरिकल्स में जो यूज़ करते हैं वो वेक्टर फॉर्म ना यूज़ करके कौन सा यूज़ करते हैं? स्केलर फॉर्म। लेकिन थ्योरी में जब पूछा जाता है कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो वो वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड होता है जनरली, ठीक है? ये दो पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 और Q2। और ध्यान रखेंगे, जिस तरीके से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पार्टिकल्स के लिए होता है, सुनते रहो बेटा, ये सब बाद में देख लेना। तो जिस तरीके से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसके लिए होता है? पार्टिकल्स के लिए। लेकिन लगा हम किसके लिए देते हैं? अर्थ के लिए, सन के लिए, प्लैनेट्स के लिए, दूसरे बड़े बड़े बॉडीज़ हैं उनके लिए। कैसे लगा देते हैं? है तो ये किसके लिए? पार्टिकल के लिए। हम पूरे अर्थ के मास को कहाँ मान लेते हैं? उसके सेंटर पे, तभी तो कहते हैं इसको सेंटर ऑफ मास। पूरे अर्थ के मास को सेंटर मान लेंगे और जो दूसरी बॉडी होगी उसके मास को भी कहाँ मान लेंगे? सेंटर पे। और सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं, फोर्स निकल आता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिस तरीके से किसके लिए होता है? पार्टिकल्स के लिए लगा देते हैं बड़ी बड़ी बॉडीज़ के लिए, उसी तरीके से ये जो न्यूटन्स ये है कूलॉम्स लॉ है, ये पॉइंट चार्जेस के लिए। किसके लिए? और लगा देते हैं बड़ी बड़ी बॉडीज़ के लिए, ठीक है ये पॉइंट चार्जेस के लिए, लेकिन अप्लाई कर देते हैं हम लोग बड़ी बड़ी बॉडीज़। कैसे?
अब जैसे ये स्फीयर है, इस पे चार्ज है, दूसरा स्फीयर है, इस पे चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो, समझ गए ना। अब इस पे Q2 चार्ज है, हम क्या करेंगे, इस पे पूरे चार्ज को कहाँ मान लेंगे, इसके सेंटर पे, इसके पूरे चार्ज को कहाँ मान लेंगे, इसके सेंटर पे। यानी बड़ी बॉडी पे जो चार्ज है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, पॉइंट चार्ज में। किस में कन्वर्ट कर देंगे, पॉइंट चार्ज में। क्लियर। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, the electrostatic force between two stationary point charges is directly proportional to product of amount of charges। वर्ड्स पे ध्यान दो, प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ चार्जेस, यानी हमें चार्ज को विद साइन नहीं लेना है, विदाउट साइन। विद साइन किस में लेते हैं, वेक्टर फॉर्म में। विद साइन किस में लेते हैं, वेक्टर फॉर्म। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ चार्जेस मतलब विदाउट साइन, and inversely proportional to square of the distance between the charges। Inversely proportional to square of the distance between the charges। Inversely proportional to square of the distance between the charges। इन दोनों को एक साथ लिख लें, F proportional to Q1 Q2 upon R square। जब यहाँ हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है। इसके कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं वो हम देखेंगे। देखिए, प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर। इसी को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि K या एप्सिलॉन R दोनों सेम होते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q, तीनों एक ही चीज है, तीनों एक ही चीज है। क्योंकि एप्सिलॉन R की वैल्यू होती है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन की जगह क्या हो जाएगा, या एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, एप्सिलॉन। समझ गए। ये तीनों एक ही हैं। ठीक है। एप्सिलॉन नॉट होता क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फार्मूला अगर देखें, अक्सर पूछ देते हैं, तो कूलाम स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 80 का स्क्वायर। कूलाम का 80 होता है और न्यूटन का mLT-2 और मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर। यानी ये आ गया आपका A स्क्वायर T स्क्वायर mL³ T-2। ऊपर ले जाओ, m-1 L-3 बंद कर दो, T⁴ A स्क्वायर। ठीक है। यहां तक पहुंचो जल्दी। अब हम बताएंगे कि एप्सिलॉन R को कहते क्या है, इनका मतलब क्या होता है। ठीक है। यहां तक पहुंचो, साथ में नोट करते चलो। देखिए,
तो के को क्या कहते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ गिवन मीडियम। गिवन मीडियम। और एप्सिलॉन आर को क्या कहते हैं? रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम। कहते जरूर दोनों को अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक ही चीज होती है, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम। के और एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है? सेम। और ये दोनों के और एप्सिलॉन आर इज अ प्योर नंबर। प्योर नंबर मतलब यूनिटलेस, डायमेंशनलेस। यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस प्योर नंबर होते हैं, और ना 1 से कम हो सकते हैं, ना निगेटिव हो सकते हैं, ना जीरो हो सकते हैं। या तो 1 होगा या 1 से ज्यादा। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। आपसे एमसीक्यू में अक्सर पूछते हैं, आपसे कोई मीडियम दे देंगे, आपसे कहेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर दिस मीडियम। एक वैल्यू उसमें 0 लिखी होगी, एक निगेटिव में लिखी होगी, एक 1 लिखी होगी, एक 1 से ज़्यादा लिखी होगी। किस पे टिक कर दोगे? 1 से ज़्यादा पे, क्योंकि 1 तो एयर वैक्यूम के लिए होता है, और 1 से कम के लिए किसी के लिए होता नहीं है। नहीं समझे? 1.5, 1.3 जो भी हो उस पर टिक कर दोगे। होता है, हाँ डेसिमल में होता है। डेसिमल में केवल क्या नहीं होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन अ बॉडी। नहीं समझे? अरे 1.3, 2.6 एबोनाइट के लिए होता है, समझ गए? बस 1 से कम नहीं हो सकता। और 1 किसके लिए होता है? एयर या वैक्यूम के लिए। ठीक है। के और एप्सिलॉन आर ये बताता क्या है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम अपॉन इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। यानी हम कह सकते हैं के और एप्सिलॉन आर की वैल्यू हो गई एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि गिवन मीडियम की जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है वो एप्सिलॉन होती है, और वैक्यूम की क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक पहुंचे? ठीक। एयर या वैक्यूम के लिए के 1 होता है, मेटल्स के लिए के कितना होता है? इनफाइनाइट। वाटर के लिए 81, वैसे दिया जाएगा बाकी के लिए। एबोनाइट के लिए 2.6, माइका के लिए 6, कहीं कहीं 7 भी दे देते हैं कभी कभी। अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग। जितनी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी के की वैल्यू भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। ठीक है? कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, के की वैल्यू क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ग्लास के लिए 7 या 8 के आसपास होता है। ठीक है? वो तो आपको जो भी क्वेश्चन देंगे वो आपको दिया जाएगा।
बस आपको वाटर के लिए पता होना चाहिए, उसके लिए मेटल्स के लिए और वैक्यूम के लिए। ठीक है, के क्या बताता, के या एप्सिलॉन आर एक ही चीज़ है, ध्यान रखना, नेम जरूर अलग अलग हैं लेकिन होता दोनों के लिए क्या है, सेम वैल्यू दोनों की सेम होती है। और प्योर नंबर है यूनिटलेस डायमेंशनलेस। ठीक, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, बेटा बातें मत करो, कूलॉम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। देखिए, अ वेक्टर whose magnitude is unity, जब हम यूनिटी कहते हैं तो इसका मतलब 1 is called unit vector. A vector whose magnitude is 1 is called unit vector. And it is used to represent the direction of a vector quantity. तो वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर एंड इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अगर हम आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालें, जिसको हम आर कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, तो किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, किसी भी वेक्टर में हम किससे डिवाइड कर दें, उसके मैग्नीट्यूड से, तो क्या निकल आता है उसका यूनिट वेक्टर। करो, वेक्टर है ये, और ये इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्शन आ गई, डायरेक्शन को ही यूनिट कहते हैं। समझ गए, जिस पे भी कैप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है, यूनिट वेक्टर, और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को। समझे ना, कैप मीन्स यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मीन्स डायरेक्शन। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, आज का लास्ट टॉपिक। होमवर्क समझ गए ना सब लोग। कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, चार्ज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, सारे ट्राई करके आओगे अरिहंत से आज ही। कम से कम डेली 2 घंटे घर पे पढ़ना पड़ेगा, समझ गए। 91 डेज को जेल समझ के एक एक दिन करके काटो, समझ गए, नहीं आया समझे, ठीक। डेली 2 घंटे, और जितने भी क्वेश्चन आए हैं अरिहंत में पिछले साल 15 सालों में, सारे ट्राई करके आओगे, ठीक है, बोर्ड में जितने आए। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो जब हम वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो इसमें मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी। डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर, ठीक है। लेट 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 ऑफ सेम नेचर। हम यहाँ पे सेम नेचर ले रहे हैं सिंपलिसिटी के लिए, आप चाहो तो अपोजिट नेचर ले लो, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी केवल। लेट 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 ऑफ सेम नेचर आर केप्ट एट अ सेपरेशन स्मॉल r at points A and B respectively. Two point charges Q1 and Q2 of same nature are kept at a separation small r.
at points A and B, at points A and B respectively, then ठीक है। सुनिए, तो ये हो गया आपका Q1 और ये हो गया Q2। Q1 कहाँ पे है? A पे। Q2 कहाँ पे है? B पे। ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? R। यहां तक कोई दिक्कत? Q1 Q2 पे रिपल्सन फोर्स लगाएगा, सेम नेचर के है ना, ऐसे F21 वेक्टर। जिस पे फोर्स लगता है उसको पहले लिखते हैं और जिसके द्वारा लगता है उसको बाद में। ये Q2 पे फोर्स है Q1 के द्वारा, और ये हो जाएगा F12 वेक्टर। ये फोर्स किस पे है? Q1 पे, Q2 के द्वारा। क्लियर? सपोज AB वेक्टर को हमने मान लिया R12 वेक्टर। ठीक है, AB वेक्टर क्या मान लिया हमने? R। अच्छा, AB वेक्टर कहाँ से स्टार्ट होगा? A से, और कहाँ फिनिश होगा? B पे। समझ गए? अरे AB वेक्टर मतलब A से स्टार्ट होगा, B पे फिनिश होगा, यानी इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट। और BA वेक्टर को टुवर्ड्स राइट लिख दो, और BA वेक्टर को क्या मान लिया हमने? R21 वेक्टर। ये होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा? सेम, क्योंकि A से B तक की डिस्टेंस या B से A तक की डिस्टेंस, बात तो सेम है। दोनों किसके इक्वल है? R के। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा? सेम। क्लियर? ठीक है, चाहो तो उसको समझ लो, लास्ट है, इसमें इरेज करना नहीं, बाद में नोट कर लेना। ठीक है, पहले समझ लो, लास्ट है आज का। सुनिए, तो A कैप किसकी डायरेक्शन को बताता है? A वेक्टर की। अब हमने मना कर दिया, जरूर लिखोगे। ठीक, A कैप किसकी डायरेक्शन को बताता है? A वेक्टर। B कैप B वेक्टर। C कैप D कैप E कैप। और बताएं, तो R12 कैप किसकी डायरेक्शन को बताएगा? R12 वेक्टर की। और ये किधर है? टुवर्ड्स राइट, यानी ये हो गया R12 कैप। क्योंकि R12 कैप किसकी डायरेक्शन को बताएगा? R12 वेक्टर। R21 कैप किसकी डायरेक्शन को बताएगा? R21, ये टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, अब देखो इस फोर्स के साथ किसकी डायरेक्शन मैच कर रही है? R12 कैप। देखो ये टुवर्ड्स राइट है और ये भी टुवर्ड्स राइट, यानी 21 के साथ 12, 12 के साथ 21। समझ गए? फोर्स ऑन चार्ज Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाई चार्ज Q1 कितना आ जाएगा? F21 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा उतना Q1 Q2 Q1 पे, बस डायरेक्शन, ये तो मैग्नीट्यूड है, साथ में क्या लिखनी पड़ेगी? डायरेक्शन। और उसकी डायरेक्शन कौन सी है? R12। डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन का मतलब, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन। लो, हो गया वेक्टर फॉर्म। स्केलर फॉर्म में केवल क्या था? मैग्नीट्यूड, और वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन। समझ गए? इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हो। R12 कैप क्या हो जाएगा? R12 वेक्टर अपॉन R12, यानी R12 वेक्टर अपॉन R। नहीं समझे? R कैप की वैल्यू क्या होती है? R वेक्टर अपॉन R होती है, तो R12 वेक्टर अपॉन R12, R12 है किसके इक्वल? R के। अभी नहीं समझे? वैल्यू पुट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसकी जगह क्या लिखेंगे? R12 वेक्टर अपॉन R। ये R स्क्वायर है और ये R है, R क्यूब। बस ध्यान क्या रखना है, अगर कैप आएगा तो अपॉन में स्क्वायर होगा, और वेक्टर आएगा तो क्यूब।
बाय द सेम वे, 2 मिनट और 1 मिनट बल्कि, फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय चार्ज Q2 कितना आ जाएगा? F12 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए इस फोर्स की डायरेक्शन किससे मैच कर रही है? R21 कैप से। ये टुवर्ड्स लेफ्ट है, ये भी टुवर्ड्स लेफ्ट, R21 कैप। इसी को लिख सकते हैं ऐसे। हम क्या कह रहे हैं समझ पा रहे हो? जब कैप आएगा तो अपॉन में क्या होगा? स्क्वायर, और जब वेक्टर आएगा तो क्यूब। समझ गए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R क्यूब और R21 वेक्टर। ये हो गया इक्वेशन 4। एक चीज और, एक स्टेप और बढ़ा दें बस। F12 वेक्टर को क्या लिख सकते हो हम लोग? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और जहां पे लिखा हुआ R21 वेक्टर वहां क्या लिख सकते हैं? -R12 वेक्टर। क्यों लिख सकते? समझ आया? क्योंकि R12 वेक्टर की वैल्यू या R21 वेक्टर की 21 वेक्टर की वैल्यू -R12 वेक्टर, दोनों वेक्टर इक्वल और अपोजिट हैं। माइनस साइन बाहर लिख दो। लास्ट स्टेप, -1 बाहर लिख दो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और ये हो गया R12 वेक्टर, और ये आ गया आपका F21। कहां से लिखा हमने? ये इक्वेशन 2। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं इसे? एक्शन रिएक्शन लॉ। तो अगर आपसे कहे पूछते प्रूव द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बाय कूलॉम्स लॉ, तो ऐसे करेंगे। यहां तक देखिए, जैसे हमने चार्ज Q2 पे फोर्स निकाला वैसे ही चार्ज Q1 पे। ठीक है? जब कैप होगा तो स्क्वायर, जब वेक्टर होगा तो क्यूब। इसके आगे देखें, जहां पे R21 वेक्टर है वहां पे क्या लिख दिया? -R12 वेक्टर, -1 को आगे लिख दिया, और ये किसके इक्वल हो गया? F21 के। समझ गए? यानी दोनों फोर्स कैसे हैं? इक्वल और अपोजिट। यही तो एक्शन रिएक्शन लॉ है। यानी Q1 Q2 एक दूसरे पे कैसा फोर्स अप्लाई करते हैं? इक्वल और अपोजिट। समझ गए? कोई डाउट? ओके, दैट्स ऑल। तो होमवर्क समझे, और जरूर ध्यान रखना 91, और रात में इसको काटना है। कल कितने बचेंगे? 90। ठीक है? 91 डेज के बाद आपका पेपर है। ठीक है? कर लिया ये पूरा? इसके बाद यहां तक करना है ये। ठीक है? जल्दी छोड़ देंगे नेक्स्ट टाइम पे। आज थोड़ा देर से चालू किया था हमने, नेक्स्ट टाइम जल्दी छोड़ देंगे।